नमस्कार दोस्तों, प्रयागराज से मैं जीवन सर जीवंत अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपीएसआई 2011 में आए हुए प्रश्नों का सलूशन चल रहा है और अभी पिछली क्लासेस में मैंने सलूशन किए हैं, उसी कड़ी को आज हम आगे बढ़ाएंगे। 2011 के बाद 2017 के प्रश्नों का भी सलूशन हम करेंगे। 11 का जैसे ही पेपर पूरा करेंगे वैसे ही 2017 के प्रश्नों का सलूशन स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली होता क्या है, प्रतियोगी परीक्षाओं में जब पिछले पैटर्न पे क्वेश्चन बनता है तो ये जो पुराने पेपर होते हैं ज़्यादा रिस्पांस देकर जाते हैं। तो आप बेहतर समझ सकते हैं कि अगर क्वेश्चन रिपीट करता है पेपर में या उस मॉडल पे क्वेश्चन अगर सेट होता है तो आपको बेहतर रिस्पांस मिलेगा दोस्तों। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये हम पेपर सॉल्व करा रहे हैं और स्पेशल बैच यूपीएसआई के लिए हम चला रहे हैं। एक खुशखबरी और है आप लोगों के लिए कि एसएससी जीडी की वैकेंसी आ गई है और एसएससी जीडी में 40,000 से अधिक पदों की वैकेंसी है। तो एक अवसर आपके पास और बन रहा है, उस अवसर का उपयोग करिए। उसके लिए भी हम स्पेशल क्लास चलाएंगे दोस्तों। और यूपीएसआई के साथ साथ एसएससी जीडी में आए हुए अब तक के प्रश्नों का सलूशन करेंगे। आप अगर यूपीएसआई के साथ साथ एसएससी जीडी के पेपर को भी सॉल्व करके आप पेपर देने जाते हैं, चाहे एसआई का पेपर दीजिए या एसएससी जीडी का, रिस्पांस आपको डबल मिलेगा दोस्तों। तो इस बात को आप समझ के रखिए जो है, और बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज जो हमने क्वेश्चन किया यहाँ पर लिखा है उसको ध्यान समझिएगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सोल्यूशन कर रहे हैं। और दोस्तों, अगर कैलकुलेशन में कहीं कोई मिस्टेक हो जाए, बाय द वे हो जाता है ऐसा, तो आप कॉन्सेप्ट को समझते रहेंगे। एक्चुअली होता क्या है, कभी कभी मिस्टेक बाय द वे हो जाता है, जनरली रेयर केसेस में होता है, तो उसको आप इग्नोर कर देंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। एक टंकी को एक नली से 4 घंटे में भरा जा सकता है। कॉन्सेप्ट को आप समझिए। टंकी है, एक नल से 4 घंटे में भरा जा सकता है, किंतु रिसाव के कारण टंकी 2 घंटे अतिरिक्त समय में भरती है। अर्थात टंकी में छेद है, रिसाव है, जिसके कारण टंकी को भरने में 2 घंटे ज़्यादा लग जाते हैं। जनरली टंकी जो है 4 घंटे में भर जाती है, लेकिन रिसाव के कारण 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं। इसका मतलब 6 घंटे में टंकी भरती है। तो रिसाव पूरी टंकी को, भरी हुई टंकी को कितने समय में खाली कर देगा? तो इस प्रश्न को बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखिए जो है, यहाँ पे मान लीजिए दोस्तों एक टंकी है, इसमें एक नल ए लगा हुआ है, ये 4 घंटे में इस टंकी को भर देता है। यहाँ एक रिसाव नल है बी, जब रिसाव होने लगता है दोस्तों तो 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं टंकी को भरने में, अर्थात यही टंकी 6 घंटे में भरती है। तो रिसाव भी काम कर रहा है अगर, तो 2 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, 6 घंटे में टंकी भर रही है। तो रिसाव का अगर हमें 1 घंटे का काम निकालना है दोस्तों, तो यहाँ पर रिसाव का मतलब है दोस्तों छेद का 1 घंटे का काम निकालना है। तो आप निकाल सकते हैं छेद का 1 घंटे का कार्य। तो ये कार्य दोस्तों 1/4 में से हम 1/6 कार्य घटा देंगे। 1/4 कार्य ज़्यादा होगा दोस्तों, 1/6 कार्य कम होगा, क्योंकि रिसाव भी काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो रिसाव का कार्य हो जाएगा, 6 4 का लघुत्तम लेंगे दोस्तों 12, 4 तिया 12, 6 दूना 12, 1/12। अगर छेद या रिसाव 1 घंटे में 1/12 काम करता है तो ये पूरा टंकी को 12 घंटे में खाली कर देगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं रिसाव पूरी टंकी 12 घंटे में खाली कर देगा। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, इसे आप कर सकते हैं, जनरली कॉन्सेप्ट पर आधारित है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, नल एक टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, एक रिसाव नल भी है। यह जो है जब चालू रहता है तो इसको भरने में 6 घंटे लगते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि रिसाव भी काम कर रहा है तो टंकी भरने में ज़्यादा समय लग रहा है। तो ये 1/4 काम जो होगा
वह 1/6 काम से ज़्यादा होगा, तो 1/4 काम में से 1/6 काम हमने घटा दिया, तो 1/12 काम हुआ रिसाव का, तो रिसाव पूरी टंकी 12 घंटे में खाली कर देगा। तो ये जनरली एकदम बहुत आसान कॉन्सेप्ट है और पाइप एवं टंकी का ये प्रश्न है, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी सी के बीच 671 रुपये की राशि इस प्रकार से बांटी जाती है कि इनके हिस्सों में 3 रुपये, 7 रुपये एवं 9 रुपये की वृद्धि कर देने पर राशि का अनुपात 1, 2, 3 हो जाता है। तो ए के हिस्से की राशि बताओ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ध्यान समझना है। 671 रुपये की राशि को हम ए, बी और सी में बांटते हैं। ये 671 रुपये की राशि है दोस्तों, 3 लोगों में बांटा जा रहा है, यहाँ पर ए, बी और सी में। इनके हिस्से से 3 रुपये, 7 रुपये और 9 रुपये जोड़ दिए जाते हैं। सॉरी, इनके हिस्से में 3 रुपये, 7 रुपये, 9 रुपये जोड़ दिए जाते हैं। तो अगर 3 रुपये, 7 रुपये और 9 रुपये हम ऐड कर देंगे दोस्तों, तो ये राशि हो जाएगी 690 रुपये। यहाँ देखिए 7, 3, 10, 9, 19, 671 में जोड़ देंगे 690 रुपये हो जाएगी ये राशि। तो 690 रुपये की जो ये राशि है दोस्तों, इसमें ए, बी और सी का 1, 2, 3 का अनुपात बन रहा है, अर्थात इस राशि में ए, बी, सी का अनुपात 1, 2, 3 है। तो यहाँ दोस्तों इस राशि में अगर हम ए का हिस्सा निकाल लें और उसमें से हम 3 रुपये घटा दें, तो पहले ए का 671 में क्या हिस्सा था हम बता सकते हैं। तो आइए देखिए, यहाँ ए का हिस्सा क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुपाती योग हुआ यहाँ पर 3, 2, 5, 1, 6, तो 690 में ए का हिस्सा हुआ 1/6। तो यहाँ पे आप देखिए दोस्तों 115 रुपये, यहाँ नीचे लिख देते हैं दोस्तों, यहाँ कटाएंगे तो 115 रुपये ए का हिस्सा हुआ 690 में। तो 671 में अगर ए का हिस्सा लिखना है दोस्तों, तो यहाँ 3 रुपये हम बढ़ा दिए थे, तो 3 रुपये घटा देंगे 115 में से, तो 112 रुपये 671 रुपये में का हिस्सा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सलूशन कर सकते हैं। एक बार और देखिए, जो है समझाते हैं आपको। ए, बी और सी के बीच 671 रुपये की राशि इस प्रकार से बांटी जाती है कि इनके हिस्सों में क्रमशः 3 रुपये, 7 रुपये और 9 रुपये की वृद्धि कर दी जाए, तो अनुपात 1, 2, 3 हो जाता है। तो ए का हिस्सा बताइए, ए का हिस्सा बताना है 671 रुपये में। तो आपको ध्यान समझना है, जब 671 रुपये में हम वृद्धि कर देंगे 3 रुपये, 7 रुपये और 9 रुपये की, अर्थात ए, बी, सी के हिस्सों में 3 रुपये, 7 रुपये और 9 रुपये जोड़ देंगे, तो कुल राशि हम जोड़ेंगे 671 में 690 हो जाएगी है, क्योंकि ये 19 रुपये हो जाएगा। 671 में 19 जोड़ेंगे 690 हो जाएगी। 690 में ए का हिस्सा अगर हमें निकालना है, तो 690 में ये अनुपात जो बन रहा है दोस्तों दिया 1, 2, 3, तो यहाँ से ए का हिस्सा निकाल लेंगे। तो 671 में अगर पता करना है, तो इसमें से हम 3 रुपये घटा देंगे, तो ए का हिस्सा आ जाएगा। तो इस प्रकार का सलूशन आप कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन हमने लिखा है। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान समझिएगा दोस्तों। रेलगाड़ी 9 किमी प्रति घंटा की चाल से अपनी दिशा में दौड़ रहे किसी लड़के को 40 सेकंड में पार कर लेती। लड़का रेलगाड़ी की दिशा में दौड़ रहा है, उसको 40 सेकंड में पार कर लेती है। लड़के की चाल प्रश्न में दिया है 9 किमी प्रति घंटे। और दोस्तों एक दूसरे लड़के को भी रेलगाड़ी पार कर लेती है, वो भी रेलगाड़ी की दिशा में, तो रेलगाड़ी की दिशा में 6 किमी प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहा है और उसको रेलगाड़ी 30 सेकंड में पार कर लेती है। तो यहाँ प्रश्न में पूछा गया है रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। आपको फैक्ट याद रखना है, जब भी कोई रेलगाड़ी किसी लड़के को पार करती है, दोनों में वेलोसिटी है, तो अपेक्षित चाल दोनों की चालों का अंतर होता है। इस प्रश्न को लगाने का एक शॉर्टकट तरीका आपको बता रहे हैं। रेलगाड़ी की चाल वहां से हम निकाल लेंगे और जैसे ही रेलगाड़ी की चाल निकाल लेंगे दोस्तों, तो रेलगाड़ी की लंबाई हमें मालूम हो जाएगी। तो आपको याद रखना है कि अगर रेलगाड़ी पहले लड़के को पार कर रही है और पहले लड़के की चाल को हम V1 से लिखेंगे और दूसरे लड़के की चाल को हम V2 से लिखेंगे। दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ हमने V2 लिखा और V1 है हमारा 9 किमी प्रति घंटा, V2 है 6 किमी प्रति घंटा। तो आपको रेलगाड़ी का अगर वेलोसिटी लिखना है, रेलगाड़ी की चाल को अगर हम V से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे याद रखिएगा।
तो यहाँ V1 T1 माइनस V2 T2 अपान T1 माइनस T2। इस फार्मूले से दोस्तों हम रेलगाड़ी की चाल निकालते हैं। V1 यहाँ पर आप ध्यान देंगे, V1 जो है ये पहले लड़के की चाल है जो रेलगाड़ी की दिशा में जा रहा है 9, और उसको रेलगाड़ी 40 सेकंड में पार करती है। गुणा कर देंगे दोस्तों, यह किमी प्रति घंटा में दिया है, यह सेकंड में है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 9 में 40 का गुणा कर देना है, माइनस दूसरे लड़के की चाल 6 है और उसको रेलगाड़ी 30 सेकंड में पार करती है, तो यहाँ 30 का गुणा कर देंगे, और बटे में यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे दोस्तों कि ये समय जो है सेकेंड में है, तो घंटे में बदलना है, तो 3600 से भाग करेंगे, यहाँ भी 3600 से भाग करेंगे, अपान, ध्यान समझिएगा दोस्तों, ये 1 सेकेंड में 1 इसको सेकेंड को घंटे में बदलना है, तो 3600 से हमें भाग करना पड़ता है, 1/3600 घंटे होता है 1 सेकेंड में, तो ये घंटे में बदल दिया दोस्तों। और इसी प्रकार से T1 को लिखेंगे तो 40/3600 और माइनस यहाँ पर 30/3600, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे दोस्तों तो 3600 डिवाइड हो जाएगा, तो ये देखिए 9 चौक 36 और 6 त्रिक 18, तो 360 माइनस 180, और बटे 40 में से 30 घटा देंगे दोस्तों 10, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 360 में से 180 हम घटा दिए तो 180/10, तो ये आ गई 18 किमी प्रति घंटा। 18 किमी प्रति घंटा रेलगाड़ी की चाल हो गई। इसको मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे तो 18 × 18 × 5/18, तो 18 से 18 कट गया, तो ये मीटर प्रति सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड ये चाल आ गई दोस्तों। तो ये रेलगाड़ी की वेलोसिटी भी प्रश्न पूछ सकता था, तो रेलगाड़ी की चाल हम इस फार्मूले की सहायता से निकाल लेंगे। आप याद रखेंगे, जब रेलगाड़ी अपनी दिशा में जा रहे 2 व्यक्तियों को पार करती है, तो रेलगाड़ी की अगर चाल निकालना है तो यह फार्मूला V1 T1 और V2 T2 हम यूज़ करेंगे। V1 पहले व्यक्ति की चाल है और T1 उसे पार करने का समय है, दूसरे व्यक्ति की चाल है, T2 उसे पार करने का समय है, और इस प्रकार से यहाँ नीचे T1 माइनस T2 लिख देंगे दोस्तों। तो यहाँ पे हम फार्मूले में रख के कैलकुलेट करेंगे तो रेलगाड़ी की चाल 5 मीटर प्रति सेकंड आ गई। अब अगर लंबाई निकालना है दोस्तों, तो यहाँ देखिए मैं इस साइड में लिख दे रहा हूँ, लंबाई जो हो जाएगी रेलगाड़ी की, एक लाइन में लिखेंगे दोस्तों, ये जहाँ से चाल निकालेंगे, और लंबाई अगर चूंकि बड़ा प्रश्न है तो एक आइडिया आपको बता रहे हैं सोल्यूशन का। अब यहाँ पर अगर रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है तो पहले व्यक्ति से हम चलेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल V है, व्यक्ति की चाल V1 है, तो अपेक्षिक चाल V माइनस V1 हो गया। इस चाल से रेलगाड़ी T1 समय लेती है, तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, तो चाल गुणे समय, अपेक्षिक चाल गुणे समय का गुणा कर देंगे, तो V माइनस V1 लेंगे दोस्तों। तो आप ध्यान से समझेंगे, V का किमी प्रति घंटा में 18 किमी प्रति घंटा लिख देंगे, और V1 दिया है 9 किमी प्रति घंटा, तो 9, और दोस्तों T1 का मान हमें दिया है 40, यहाँ पे हम पुट कर दिए, तो 40 ये सेकंड है, इसे घंटे में बदलेंगे तो 3600, तो यहाँ यल बराबर हो जाएगा 9 × 40/3600, तो 9 चौक 36, यहाँ 400, 40 दहाम 400, 1/10 किलोमीटर हो गया दोस्तों। अब इसको मीटर में अगर बदलना है तो 1/10 में गुणा कर देंगे दोस्तों 1000 का, तो ये 100 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई आ गई दोस्तों। तो इस प्रकार से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं यहाँ पर। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पानी से पूरी तरह भरे हुए एक पात्र का भार 16.5 किलोग्राम है। पात्र पानी से भरा हुआ है, उसका भार 16.5 किलोग्राम दिखा रहा है प्रश्न में। और फिर देखिए, जब यह पात्र 1/4 भरा होता है तब उसका भार 5.25 किलोग्राम होता है। खाली पात्र का भार बताओ। तो दोस्तों पानी से भरा हुआ अगर पात्र है, अर्थात पात्र का भार और पानी का भार दोनों का योग 16.5 किलोग्राम है, तो अगर हम पात्र का भार
x माने और पानी का भार y माने, तो दोनों का योग दोस्तों ये 16.5 किलोग्राम है। अर्थात पात्र और पानी दोनों का योग, पात्र और जो पात्र में पानी भरा है दोनों का भार जोड़ने पर 16.5 किलोग्राम है। क्योंकि प्रश्न में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पानी से भरे हुए पात्र का भार 16.5 किलोग्राम है। इसका मतलब पात्र पानी से भरा हुआ है तो उसमें पानी का भी भार है और पात्र का भी भार है, दोनों मिला दिए 16.5 किलोग्राम है। अब इसके बाद जब पात्र 1/4 भरा होता है, अर्थात पात्र में जब पात्र का भार है और पानी 1/4 है, ध्यान समझिएगा दोस्तों, पानी 1/4 भरा हुआ है तो पानी का भार पहले हमने y माना था, उसका 1/4 भार 1/4y हुआ और पात्र का भार x है, तब उसका भार 5.25 किलोग्राम है। तो यहाँ पर अगर दोस्तों दोनों समीकरणों को हम घटा दें तो ये माइनस हो जाएगा, तो y में से 1/4y घटाएंगे 3/4y बराबर, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 11.25 किलोग्राम हो गया। ये हमने डिफरेंस कर दिया, तो यहाँ से पानी का भार हम y निकाल सकते हैं, y बराबर ये 11.25 और 3/4 ट्रांसफर करके दाएं ले जाएंगे 4/3 हो जाएगा। तो आप यहाँ डिवीजन कर देंगे, 3 तिया 9, 2 हुआ, 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15, फिर इसका गुणा करेंगे, 5 चौक 20 हुआ, 7 चौक 28, 2 30 और 4 तिया 12, 3 15, तो 15 किलोग्राम पानी का भार हमें मिल गया दोस्तों। पानी का भार y हमने माना था 15 किलोग्राम मिल गया। अगर दोस्तों पानी का भार 15 किलोग्राम है और पात्र और पानी दोनों मिला के 16.5 किलोग्राम है, तो इसमें से अगर हम पात्र का भार निकालना चाह रहे हैं तो पानी का भार ये 15 किलोग्राम घटा देंगे। तो आप ध्यान समझिएगा, पात्र x का भार 16.5 में से 15 किलोग्राम हम घटा दिए तो ये आपका आ गया दोस्तों 1.5 किलोग्राम। तो 1.5 किलोग्राम ये पात्र का भार हो गया। तो बहुत आसानी से आप इसका सलूशन कर सकते हैं क्वेश्चन का। एक बार फिर समझिए, पानी से भरा हुआ एक पात्र है और उसका भार 16.5 किलोग्राम है। इसका मतलब पात्र का भार और पानी का भार दोनों मिला के 16.5 किलोग्राम है। जब पात्र 1/4 भरा है, अर्थात 1/4 पानी है उसमें, तब भार दोनों का मिला के पात्र और पानी का 5.25 किलोग्राम है। जब इसको दोस्तों हम डिफरेंस करेंगे, यहाँ पर घटाएंगे बीजगणितीय घटाने से, नियम से, तो यहाँ पर x से x जो है घट जाएगा और y में से 1/4y घटाएंगे 1/4 y 3/4y और यहाँ डिफरेंस करेंगे 11.25 किलोग्राम। तो y को हमने कैलकुलेट किया 15 किलोग्राम, अर्थात हमने भार निकाल लिया पानी का 15 किलोग्राम। अगर पानी का भार 15 किलोग्राम है और पानी और पात्र दोनों मिला के 16.5 किलोग्राम है, तो पानी का भार 15 किलोग्राम इसमें से घटा दिए तो पात्र का भार 1.5 किलोग्राम आ गया। तो इस प्रकार से आप सोल्यूशन कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, ध्यान समझिएगा दोस्तों। किसी कार्य का 4/7वां भाग 7/4 दिन में पूरा होता है। ध्यान समझिएगा, 4/7वां भाग ये पूरा होता है 7/4 दिन में। तब शेष काम पूरा होने में कितना समय लगेगा? तो आपको यह समझना, अगर 4/7वां भाग 7/4 दिन में होता है तो एक भाग अर्थात पूरा काम होने में 7/4 इंटू ये दाएं तरफ ले जाएंगे 7/4, 7/49/16 दिन लगेंगे। अब आप दोस्तों ध्यान समझेंगे कि पूरा काम होने में 49/16 दिन लग रहे हैं। प्रश्न में पूछा गया शेष काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। अब शेष काम पे आ जाएंगे दोस्तों, तो शेष काम, एक काम में से 4/7 काम हो गया है 49/16 दिन में,
तो बचा है 7 इक्का 7 में से 4 घटाए 3/7 काम। अब ये 3/7 काम कितने समय में पूरा होगा? तो देखिए एक काम पूरा होने में दोस्तों 49/16 दिन लग रहा है। तो 7/3 काम होना है, तो यहाँ ऊपर लिखते हैं एक काम हो रहा है 49/16 दिन में। तो 3/7 काम का समय निकालना है, तो 49/16 में 3/7 का गुणा कर देंगे दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखिए कितना हो जाएगा, इसका डिवीजन करते हैं। 7 इकाई 7 सत्ते 49, 7 त्रिक 21/16 दिन। तो शेष काम जो हमारा 3/7 काम है, इसे होने में 21/16 दिन लगेंगे। आप समझ सकते हैं कि अगर एक काम 10 दिन में हो रहा है तो 2 काम 20 दिन में होगा। एक बिस्वा खेत की कटाई अगर 10 दिन में हो रही है तो 2 बिस्वा खेत की कटाई 20 दिन में होगी, क्योंकि ज़्यादा काम होगा, ज़्यादा समय लगेगा, तो मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो एक काम अगर 49/16 दिन में हो रहा है तो 3/7 काम का समय निकालना है दोस्तों, तो मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फिर से आप एक बार देखिए सॉल्यूशन। 4/7 काम 7/4 दिन में होता है पूरा काम। एक काम कितने दिन में होगा, या एक भाग कितने दिन में होगा गणित की भाषा में? तो ये 7/4 और ये 4/7 दाएं तरफ ले गए ट्रांसफर करके, ये भी 7/4 हो गया। तो 7 सत्ते 49/16 दिन में एक काम हो रहा है। तो शेष काम हम निकाल लेते हैं। 4/7 हुआ है, उसमें से 1 में से 4/7 घटा दिए, 3/7 काम ये बचा हुआ है। अब इसे होने में कितना समय लगेगा? तो एक काम दोस्तों 49/16 दिन में हो रहा है, इतना काम कितने समय में होगा, जिसका मल्टीप्लिकेशन हमने कर दिया। 3/7 काम कितने दिन में होगा? तो 49/16 में 3/7 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 21/16 दिन। तो इस प्रकार से सॉल्यूशन कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहिएगा, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे डिस्कस करेंगे। 2017 के मॉडल पेपर पर डिस्कस करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर करिए, आपको ज़्यादा रिस्पांस मिलेगा। 15 से 20 मिनट का हम वीडियो बनाते हैं दोस्तों। 15 से 20 मिनट आपको पढ़ना है डेली। आपका एक भी क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षा में छूटेगा नहीं। बहुत अच्छा आप पेपर करके आएंगे। धन्यवाद।